हेलो फ्रेंड्स, जे एडवांस सैम्पल पेपर वन के पेपर वन को आगे सॉल्व करते हैं। इस सेक्शन में चार क्वेश्चंस हैं, 8, 9, 10, 11 और ये लिस्ट को मैच करने का क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस सेक्शन में वो क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है, मास इसका M1 इसका 1 kg है, ये 1 kg है और ये 2 kg है और उसको प्लेस किया गया है इस तरह से। ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा दिया हुआ है। वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन इन द लिस्ट वन। आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए लिस्ट वन है, थीटा दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 डिग्री और लिस्ट टू में दिया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1 एंड द प्लेन इज ऑलवेज 0। यहाँ पर जो है सो म्यू 0 है और यहाँ पर जो म्यू है वो 0.3 है, ये दिया हुआ है म्यू 1 इज इक्वल टू 0। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M2 एंड द प्लेन आर इक्वल टू म्यू 3। यही म्यू एस भी है और म्यू के भी है, दोनों है 0.3। इन लिस्ट टू एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक M2 आर गिवन। M2 पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसका एक्सप्रेशन कितना होगा वो लिस्ट टू में दिया हुआ है। मैच करना है, मैच द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्शन इन लिस्ट टू विद द एंगल गिवन इन लिस्ट वन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें और इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 10 5.5 डिग्री इसका 2 0.1, 10 11.5 डिग्री इसका 2 0.2, ऐसे करके कौन सा ऑप्शन सही है ये चूज करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्लाइड कब करना शुरू करेगा, किस एंगल पर स्लाइड करना शुरू करेगा। बहुत बिगनिंग में केस 0 व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स। इस पर जो फोर्स लग रहा है इसको दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। इस पर भी जो फोर्स लग रहा है उसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, उधर नहीं इधर, ये तो इसका जो कंपोनेंट है वो है M2 G sin थीटा। इस डायरेक्शन में M2 G cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल थीटा है। और इसका जो कंपोनेंट है वो है M1 G sin थीटा। तो along दिस प्लेन जो फोर्स लग रहे हैं वो कितना है, इस डायरेक्शन में जो दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है M1 प्लस M2 G sin थीटा, ये दोनों की वजह से लग रहा है। और जब ये फोर्स और एक डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, तो ये स्लाइड तब शुरू करेगा जब ये वैल्यू F से ज़्यादा हो जाए, F मैक्स से ज़्यादा हो जाए, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। F ये जो वैल्यू है डाउनवर्ड फोर्स वो ज़्यादा हो जाए F मैक्स से, और F मैक्स कितना है म्यू M2 G cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स केवल इस पर लग रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट है एक तो इधर हुआ है mg, इधर जो कंपोनेंट है ये थीटा हो गया, तो M2 G cos थीटा, और इधर जो n है वो n हो जाएगा म्यू M2 G cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है मैक्सिमम वो होगा म्यू M2 G cos थीटा। यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखा कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तब स्लाइड करना शुरू करेगा। और तो यहाँ से एंगल कितना आया, साइन बाय कॉस tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू M2 बाय M1 प्लस M2। वैल्यू रख के देखते हैं। म्यू है 0.3, M2 है 2 kg, M2 2 kg है ना, 2 kg और M1 1 kg। तो कितना हो गया 0.2। तो थीटा कितना आया, थीटा जो है सो ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए 0.2 यहाँ दिया हुआ है, 11.5 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी थीटा 11.5 डिग्री से ज़्यादा होगा तो स्लाइडिंग होगा, इससे कम रहेगा तो स्लाइड नहीं करेगा। तो अब दो केस चलते हैं। थीटा जो है सो 11.5
5 डिग्री से ज़्यादा है। कौन कौन केसेस में? 5 और 10। उल्टा हो गया ना, 15 और 20 में यहाँ पर स्लाइड होता है। और जब स्लाइड होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है? मैक्सिमम लगता है। जब स्लाइड हो रहा है तो मैक्सिमम लगेगा, और स्लाइड नहीं हो रहा है तो 0 और मैक्सिमम के बीच में कुछ लग सकता है। और ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर हमने दिखाया था, जब स्लाइड हो रहा है तो म्यू m2g cos थीटा। केवल फ्रिक्शनल फोर्स m2 पर लग रहा है, इसलिए केवल उसका नॉर्मल जो है, उस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो हम लिख रहे हैं m2g cos थीटा। तो ये r और s किसके लिए काम करेगा? r और s। r कितना हुआ? म्यू m2g cos थीटा 3, और s वो भी 3। ये दोनों ही केस में इतना ही फोर्स लगना है, चाहे एंगल 11 से 0.5 से ज़्यादा कुछ भी रखें। थीटा जो है 15 डिग्री रखें या 12 डिग्री रखें या 20 डिग्री रखें या 50 डिग्री रखें, कुछ भी रखें, यही तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल, ये डायनेमिकल, एक्चुअली डायनेमिकल फ्रिक्शनल फोर्स है, या मैक्स भी नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये डायनेमिकल है। काइनेटिक, जिसको काइनेटिक भी कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और वो इतना ही है, क्योंकि म्यू के वैल्यू भी म्यू के बराबर ही है। तो ये तो हमें पता चल गया। R3 S3 ढूंढिए। R3 S3 यहाँ पर है। R3 S3 और कहीं है नहीं, R3 S3 बस एक ही में है। तो यही आपका आंसर हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम बच जाएगा। लेकिन हम चूंकि मुझे बताना है तो हम बाकी केसेस का भी बताएंगे। केस 2, जब थीटा 11.5 डिग्री से कम है, मतलब थीटा जो है 5 डिग्री और 10 डिग्री वाला केस है, तो नो स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं हो रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा? ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है, बल्कि मोशन भी नहीं है। नो स्लाइडिंग, नो मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। वो मूव नहीं कर रहा है ना, और यदि मूव नहीं कर रहा है तो जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स नीचे लग रहा है इस पर, उसको कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायनेमिकल फोर्स के बराबर है, क्योंकि उसमें स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू चेंज करेगा, ये जो वैल्यू है वो चेंज करेगा, डिपेंड करेगा थीटा पर, क्योंकि ये वैल्यू जो है सो कितना है? ये वैल्यू है m1 प्लस m2 g साइन थीटा। ये डाउनवर्ड फोर्स है यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड फोर्स है। थीटा बढ़ा देंगे ये फोर्स बढ़ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो भी बढ़ जाएगा, और बढ़ा देंगे फ्रिक्शनल, ये डाउनवर्ड फोर्स बढ़ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ेगा। ये सब कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अटेंड ना कर ले। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अटेंड कब करेगा? वो है म्यू टाइम्स m2g cos थीटा। और उस केस में थीटा जो है 11.2 डिग्री होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं 11.5 डिग्री होता है। जब थीटा 11.5 डिग्री हो जाएगा तब उसने मैक्सिमम अटेंड कर लिया है। लेकिन 11.5 से नीचे का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 11.5 से नीचे का बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अटेंड नहीं करेगा। यहाँ पर नो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, उससे कम ही रहेगा, और वो होगा डाउनवर्ड फोर्स के बराबर, जो ए वैल्यू है। तो यहाँ पर हम दे इसको आंसर, P का क्या होगा और Q का क्या होगा, दोनों का केसेस में सेम होगा। m1 प्लस m2 g साइन थीटा, m1 प्लस m2 g साइन थीटा, दो का, दोनों ही केसेस में दो का। तो ये आपका आंसर है 3322। केस 2 मैंने बना कर दिखा दिया कि दोनों सेम है। आपको टाइम बचाना है तो ये यदि ऑप्शन आ गया है सही, आप श्योर हैं कि ये सही है, तो ये वाला और कहीं नहीं है, तो आप इनका आंसर देकर आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैचिंग के लिए है। कॉलम 1 कॉलम 2 है। कॉलम 1 में क्या दिया है? वेरियस कॉम्बिनेशन दिया है लेंसेज का, और इधर जो कुछ वैल्यू दिया है, और ये वैल्यू बोल रहा है। कॉलम 2 में देखते क्या है, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ
two thin lenses are given in the column 1. ठीक है. The radius of curvature of all curved surface is r. जितना भी है curved surface, ये curved surface, ये curved surface, ये curved surface, ये तो plane surface, इसका तो infinity होना ही है. इसका सबका r है. Radius of curvature. Refractive index को भी दिया हुआ है, mu equal to 0.15. Mu equal to 1.5. Radius of curvature is equal to r. Match the least combination of column 1 with their focal length in column 2 and select the correct answer. यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसको सिलेक्ट करना है. तो इसका जो है इक्विवेलेंट लेंस फोकल लेंथ में बताना है, जो इसमें से कौन है. ऐसा करते हैं, इसमें 3 तरह के लेंसेस में नजर आ रहे हैं. एक इक्वी कन्वेक्स लेंस, एक जो है सो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और एक जो है सो प्लेनो कनकेव लेंस है. तीनों का जो है हम फोकल लेंथ पहले निकाल लेते हैं. इसका ये 2 कन्वेक्स हुआ और एक ये कनकेव हुआ. ये 2 कन्वेक्स, ये कनकेव, ये दोनों का जो है सो हम ये निकाल लेते हैं, तीनों का फोकल लेंथ. लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं, μ-1 1/r1 -1/r2. म्यू का वैल्यू है 1.5. R1 का वैल्यू क्या है, दोनों तो R है, इसका भी R है, इसका भी R है. इसका प्लस होगा, माइनस, इसका माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट में है. ये हो गया 0.2 टाइम्स 2/r 1/r. सो F यहाँ पर निकल आया R प्लस R. कन्वेक्स लेंस है, इसको 1 बोलते हैं पहले. ये हमारा 1 है, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं. 2 का देखते हैं, इसका फोकल लेंथ निकालते हैं. μ-1 0.5 हो, 1/r1 ये कितना इन्फिनिटी है, -1/r2 ये माइनस में चला गया r. इसका फोकल लेंथ माइनस में है, वो मैंने माइनस लिखा, और ये तो फार्मूला से आता है. तो ये कितना आया, ये तो 0 हो गया, 0.5 मतलब 1/2 r आया. F2 कितना है, +2r. ये जो दूसरा लेंस दिख रहा है, इसका फोकल लेंथ है +2r, इसका है +r. इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F. और तीसरा का देखते हैं, ये वाला, इसका जो है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f3 μ-1. तो इसका भी तो 0.5 -1 हो गया. फॉर्मूला में 1.5 - 1 0.5 टाइम्स 1/r, ये तो इन्फिनिटी है, माइनस ये क्या है, ये पॉजिटिव है, कितना r. ये आया 1/-2r. F3 का वैल्यू आ गया -2r. तीनों का हमें निकल आया. इसका F जो है सो -2r है, इसका +2r है, और इसका +r है. तो तीनों लेंस का हम पता हो गया है, इसका +r, इसका +2r, इसका -2r. अब कॉम्बिनेशन का निकालते हैं. कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट उसका पावर को ऐड कर देते हैं, मतलब उसका इनवर्स फोकल लेंथ को ऐड कर देते हैं. यहाँ पर जो है कितना आएगा, जस्ट ऐड करना है, राइट. 1/f1 + 1/f2. 1/f1 कितना है, f कितना है, r है, प्लस में ये भी r है, तो 2/r. तो f कितना है, r/2. इसके लिए 1/f, इसको कुछ नाम दे दो, f', इसको f'. वैसे ही इसका 1/f1 कितना है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये वाला 1/2r, प्लस ये भी कन्वेक्स लेंस है, सेम +2r. कितना आ गया, 2/2r मतलब 1/r. तो f" जो है सो r आ गया, इसका फोकल लेंथ r आ गया. इसका देखते हैं, 1/3 1 2 3 1/f1, इसका कितना फोकल लेंथ है, निकालें, -2r. 1/-2r प्लस इसका भी 1 - 2r होगा, डजेंट मैटर किसको लेफ्ट कर दिया राइट कर दिया, ये कनकेव लेंस है तो माइनस ही होगा, -2r. तो -2/2r मतलब -1/r. तो F'' जो है सो कितना आ गया, -r.
3 तो निकाल लिया, चौथा भी निकाल सकते हैं और देखने में यहीं से देख सकते हैं कि कौन कैसे चल रहा है। ए का किसका कितना है, r/2, ए का r/2, ये देखिए। बी का r, बी का r प्लस r, सी का ये वाला जो माइनस r, सी का माइनस r। तो डी जो है बच गया, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2r होना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए QSR, ऑप्शन नंबर 4 यही होना चाहिए। मैंने लास्ट को बनाया भी नहीं, टाइम बचा सकते हैं। 3 तो सही होगा। तो अब देख लीजिए कहीं 3 ये ऑप्शन और है क्या, 3 में ऐसा आप देख सकते हैं। QSR कहीं और है, यहाँ पर नहीं है। QSR यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। चौथा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि बनाना ही है तो यहाँ पर बना सकते हैं चौथा को। इधर बना देते हैं फेयर में 1 2 3 4 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 कितना है, ये जो है सो कितना आया था, r प्लस और ये वाला माइनस में है, माइनस कितना, ये वाला -2r। तो ये हो गया -1/2r। तो ये 1/f 3 4, ये हो गया -2r। ये कितना होगा, कुछ गलतियाँ किया, 2r 2 -1, ये 1/2r प्लस होगा ना। ये 8 आना है, 1 रुपया है, प्लस होगा। तो ये +2r होगा। और तब इसका ऑप्शन जो है सो पहला वाला P, यही P। तो आपको सब बनाने की जरूरत नहीं है, 2 तो बनाइए और देखिए कहीं और मैच कर रहा है। मान लीजिए QS है, QS कहीं है ही नहीं, तो बाकी क्यों टाइम बर्बाद करना है आपने। यदि आप कॉन्फिडेंट है दोनों का तो यही आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड E is measured at a point P 00D पर, मतलब along Z axis at a distance D from origin, वहां पर मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेटेड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीट हो सकता है। एंड द डिपेंडेंस ऑफ E on D is found to be different for different charge distribution, वो तो होता ही है। कॉलम 1 contains different relation between E and D, देखिए डिफरेंट रिलेशन बिटवीन E and D है। कॉलम 2 डिस्क्राइब डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर डाइपोल है, ऐसे करके along with their locations, लोकेशन भी बता रहा है। मैच द फंक्शन इन कॉलम 1 विद द रिलेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉलम 2, और उसके बाद में इस पे से चूज करना है कौन सा सही है। तो ये देखिए, ये पॉइंट चार्ज एट द ओरिजिन, पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पर, तो पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q/4πε0, समझना भूल जाते हैं, ds पर। ये देखिए हमारा है x y z, ये पॉइंट हमारा है 0 0 D, और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट डिस्टेंस d है 1/d², ये 1/d² जाता है। या इसको ये सी से मुझे दिखाना है, उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं। P आया यहाँ से, ये कहीं और से भी हो सकता है, देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डाइपोल जो है, स्मॉल डाइपोल विथ पॉइंट चार्ज Q 0 0 L एंड 0 0 -L, जेड एक्सिस में L और -L है। ये देखिए, एक यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज और एक यहाँ पर रखा हुआ चार्ज, ये जो है सो चार्ज Q है और ये जो है सो चार्ज -Q, और इसी लाइन में एलोंग ये जेड एक्सिस में सब कुछ हो रहा है। जेड एक्सिस में यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हमें बताना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंडोन पोजीशन है, याद रखिए, ये जो है हमारा -Q +Q है, और ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर या यहाँ पर जो चार्ज हम निकालते हैं P पॉइंट पर, वो इसको कहते हैं इंड ऑन पोजीशन। तो ये वही इंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, डाइपोल की वजह से जो हो रहा है। P डाइपोल मोमेंट है बाय dq, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा है, उसने कह दिया 12 जो है बहुत छोटा है,
ये एल है, वो छोटा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वही है, सेम पी डी, ठीक है। और थीटा कितना हो गया इस केस में 0 डिग्री, और पी कितना हो गया, ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट भूल जाते हैं क्योंकि मुझे जस्ट रिलेशन पता करना है इसको कितना प्रोपोर्शनल। पी जो है 100, ये भी कांस्टेंट हो गया, क्यू टाइम्स एल कांस्टेंट, क्यू टाइम्स 2l कांस्टेंट है, और ये थीटा 0 है तो हो गया ये 0, मतलब 4 2 हो गया, इससे मतलब नहीं है, केवल जो मतलब है वो 1/dq से मतलब है। डी का और कहाँ नजर आ रहा है, बस एक ही जगह नजर आ रहा है, dq। तो dq किधर है, ये dq है, इसमें आ गया ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विथ एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स वाई, एक्स एक्सिस के साथ में एक चार्ज है इधर, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज है। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विथ एक्स एक्सिस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और यहाँ पर जो है ये जेड एक्सिस है, ये डी डिस्टेंस है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ से इस डिस्टेंस डी पर हमें बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये तो हमें पता है कि इसका होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 डी, कैसे निकलेगा वो भी चाहो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से एक इस तरह से सिलेंडर ले लेंगे, अब यहाँ पर जो है सो हम ई डॉट डी एस गॉस लॉ लगाएंगे, चार्ज अंदर में जो है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड कितना है मान लेते हैं लेंथ एल है, तो चार्ज हो गया लैम्डा टाइम्स एल, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, उसको एल से मल्टीप्लाई किया, चार्ज मिल गया एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर जगह सेम है, यहाँ से जो डिस्टेंस सेम है इनफाइनाइट है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ और यहाँ हर जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई और डी एस ये हर जगह सेम है, तो ई लिख सकते हैं, और डी एस जो है सो ये एरिया कितना हो गया, ई टाइम्स 2 पाई, ये डिस्टेंस डी है 2 पाई आर, और ये हाइट एल, इतना हो गया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डी एल नहीं है, एल अलग है, तो ई यहाँ से हमें मिल आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो ये आपको निकालना नहीं है, आपको याद रखना है ये, और आपको याद होगा ही यदि आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रोपोर्शनल टू 1/d, ये आ गया प्रोपोर्शनल टू 1/d, किधर 1/d, ये देखिए ये कहाँ जाएगा, टू इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द वन अलोंग y is equal to 0, z is equal to l has a charge density plus lambda, and another at z is equal to minus l has charge density minus lambda। ओके, तो फिगर में देख लेते हैं, ये रहा, और क्या बना दिया, ये रहा, ये x, ये y और ये z है, किसके पैरेलल थे, सारे एक्स एक्सिस से पैरेलल था, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये इधर है, राइट, एक चार्ज जो है यहाँ पर है, और एक चार्ज जो है सो इधर है, नीचे है, इधर ये प्लस एल है, ये इधर नीचे है, और इसका जो ये प्लस है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये माइनस है, माइनस लैम्डा, और ये डिस्टेंस इस पर कहीं पर ये जेड कहते हैं, ये डिस्टेंस है जो पी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओ पी ओ डी है। तो इसके वजह से इस पॉइंट पर जो है लीनियर डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया डी माइनस एल, यहाँ से यहाँ तक डी है, और ये एल है, डी माइनस एल को, और यहाँ से यहाँ तक नहीं, पी से यहाँ तक एल है, एल नहीं, यहाँ से यहाँ तक डी है, और प्लस है, यहाँ से यहाँ तक ओ कितना हो गया डी, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एल डी प्लस है। और हमें पता है कि लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिस्टेंस है डी, वही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड है दोनों की वजह से कितना होगा, पहले जो लीनियर चार्ज है उसके वजह से, और जो दूसरा है उसकी वजह से। पहला की वजह से पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी कितना है पहला के लिए, डी है डी माइनस एल, और दूसरा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस है,
ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ हमें डायरेक्शन देखने का कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ आउटवर्ड है और इसका इनवर्ड है, तो पहले में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा फाइनली। वो सब कुछ नहीं करते हैं। लैम्डा की जगह प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, और सब सिंपली अलजेब्रिक का सब जैसे कर देते हैं। वो डायरेक्शन तो अपने आप केयर कर लेगी। तो इसमें जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बच गया यहाँ पर वो है 1/d माइनस एल माइनस 1/d प्लस एल। और इसको यदि हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे नहीं करना पड़ेगा। ये कोई कांस्टेंट है, भूल जाते हैं इसको। ये कितना हो गया, ये हो गया d प्लस एल माइनस डी प्लस एल बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। डी चला गया, ये आ गया कोई कांस्टेंट टाइम्स 2l बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब l बहुत कम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि l बहुत कम है। वैसे भी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन डायपोल्स बहुत कम रहता है। ये देखिए दिया हुआ है l बहुत कम है d से, तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट डी स्क्वायर। एल स्क्वायर इसके सामने 0 है, तो ये हो गया k टाइम्स 2l बाई डी स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल किसके आया, डी स्क्वायर। तो ये इसका भी प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर आया। डी स्क्वायर किधर है, ये लास्ट में। ये प्लेन चार्ज को इनफाइनाइट प्लेन चार्ज है, कोइंसिडेंट विद द एक्स वाई प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। लास्ट वाला जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर। ये टी वाला क्या है कि हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। एक प्लेन ले लिया, चार्ज शीट है एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं पर भी रखा हुआ। उसने ये नहीं कहा कि ओरिजिन पर रखा है या कहीं और रखा है, कहीं भी रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके वजह से जो चार्ज शीट है, इसके वजह से किसी पॉइंट डी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ई इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डी पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए उसने पोजीशन नहीं बताया इसका कि ओरिजिन पर रखना है, कहीं भी रखो। इस पॉइंट पर जो है कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम से इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताने वाले, आपको सब याद है सभी। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ये जो चला वो इंडिपेंडेंट है टी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ए वाला कहाँ जा रहा है, टी में। ए वाला टी में, ये 3 पे कोई भी होगा, ठीक है। डी वाला अकेला है आर में, बी में आर में, ये भी सब सही है। देखिए 3 पे चल रहा है बी। और उसके बाद सी वाला पी और एस में, सी में पी और एस में, देखिए यहाँ पर है। ये वाला खत्म हो गया यहीं पर, बस यही अपना आंसर है। लास्ट वाला डी जो है क्यू में आएगा, देख लीजिए डी जो है क्यू में आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था मैचिंग द लिस्ट, थर्ड क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग द लिस्ट में। मैच द न्यूक्लियर प्रोसेसेस गिवन इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन कॉलम 2। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बना दिया। पारस पत्थर का नाम सुना होगा आपने। कहा जाता है कि एक पत्थर था पारस, जो भी लोहा उसके कांटेक्ट में आता था वो गोल्ड बन जाता था, आयरन गोल्ड बन जाता था। बचपन में उस पत्थर को ढूंढा करते थे कि आयरन को गोल्ड बना देंगे। बाद में पता चला ये सारे तो इन्हें स्टार्स में होते हैं। ये जो एक एटम से दूसरे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का कन्वर्सन स्टार्स में होता है। तो यहाँ फ्यूजन ही हो रहा है। मान लीजिए 2 गोल्ड या गोल्ड के किसी और के साथ में, ये आयरन को किसी और के साथ में मिलाकर गोल्ड बन गया, तो फ्यूजन हो रहा है। वो फ्यूजन पारस पत्थर का काम करता है। जो भी मिथिकल हो, ये तो मिथी है अभी तक, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्स में बनते हैं, तो पारस पत्थर कैसे हो सकता है। तो एनीवे ये फ्यूजन जो है कहाँ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स बाय यूरेनियम 235। वो तो थर्मल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में ब्रेक कर जाता है। यूरेनियम जो है क्रिप्टॉन और जेनॉन में ब्रेक कर जाता है। ये तो फ्यूजन का है, तो फ्यूजन का यहाँ पर आ गया ये। फ्यूजन जो है सो कहाँ आया, कार्बन कोबाल्ट जो है 60, क्या वो फ्यूजन करता है किसके साथ, नहीं, वो जो है सो बीटा डीके करता है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन स्टार्स, हाँ ये सही है भाई, हाइड्रोजन कन्वर्सन टू हीलियम, यही तो फ्यूजन है।
छोटा छोटा 2 हाइड्रोजन ले लिया और उसको हीलियम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है सो स्टार्स में हो गया। ठीक है, फिशन ये तो एक यहाँ आया। हैवी वाटर, हैवी वाटर का क्या करें, कहाँ यूज होता है हैवी वाटर? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक बार फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है रिएक्टर्स में, तो वो एक चेन रिएक्शन होता है, राइट। और वहाँ पर जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, तो हैवी वाटर यूज करते हैं। तो ये रिएक्टर में ही यूज होता है, रिएक्टर में यूज होता है हैवी वाटर, ताकि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रॉन है उसका एनर्जी थोड़ा कम किया जा सके, सो दैट ये यूरेनियम 235 उसको एब्जॉर्ब करे और उसके बाद में और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाए और ब्रेक कर जाए और हमें एनर्जी दे। बीटा डीके, अब बीटा डीके यहाँ पर देखिए, बीटा डीके 2 तरह के होते हैं। बीटा डीके की हम यदि बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं बोला है कि बीटा डीके किसको बोल रहा है, इसको इसको, हम दोनों ले लेंगे क्योंकि बीटा प्लस ऐसे बीटा माइनस दिखाते हैं। ठीक है, तो बीटा डीके कहाँ पर होता है? इसमें बीटा डीके होता है, कोबाल्ट जो है बीटा डीके होता है इसमें। और जब भी बीटा डीके होता है तो बीटा प्लस में न्यूट्रिनो और बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो, और इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। तो चूंकि बीटा को हम दोनों ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो न्यूट्रिनो निकलता है बीटा डीके में, न्यूट्रिनो एमिशंस। गामा रे, जितना भी रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस हैं सब में गामा रेज निकलता है, जस्ट एनर्जेटिक रेज, फोटोन, बहुत हाई एनर्जी का फोटॉन्स इसमें निकलता है। डी का पी के साथ, अब यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, डी का पी के साथ हुआ, क्यू इसमें भी निकलता है, जहाँ बीटा डी के होता है वहाँ भी गामा रे निकलता है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन स्टार्स भाया हाइड्रोजन, जो फ्यूजन हो रहा है वहाँ भी निकलता है, फ्यूजन में भी गामा रे निकलता है। आर, हैवी वाटर में क्या निकलता है? हैवी वाटर क्या बात करें, उसमें तो नहीं निकलता ना। हैवी वाटर को तो जस्ट यूज किया जाता है जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स है उसको मॉडरेट करने के लिए, उसका स्पीड मॉडरेट करने के लिए, तो ये नहीं होगा। और न्यूट्रिनो एमिशन, जब वहाँ कभी गामा एमिशन होता है वहाँ न्यूट्रिनो एमिशन भी रहता है। जहाँ जहाँ न्यूट्रिनो एमिशन होता है वहाँ गामा, जिससे बीटा डीके में होता है। तो ये आपका आंसर है। तो ए में देखिए क्या हो गया, ए में न्यूक्लियर, ए में आर गया, ए में आर गया, किधर है ए में आर? और कुछ है क्या? नहीं, अकेला आर है, या तो 1 या तो 4। बी में आया पी और एस, दो, बी में आया पी और एस, ये वाला है। और मैंने यहाँ फ्यूजन में तो न्यूट्रॉन निकलता है ना, ये तो दिखाया ही नहीं मैंने। फ्यूजन में तो न्यूट्रॉन निकलता है, तो आर टी हो गया। तो ए में आर टी, बी में पी एस, ये वाला बस। सी में देखिए, सी किधर है? डी के, बीटा डी के में कोबाल्ट वाला क्यू और न्यूट्रिनो टी, क्यू टी, ये देखिए। और गामा रेडिएशन सब में हैवी वाटर छोड़कर, सब में हैवी वाटर छोड़कर, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इस सेक्शन में 6 क्वेश्चंस हैं और वो 6 क्वेश्चंस में आपको एक आंसर बताना है और वो आंसर इंटीजर आंसर होगा, आपको ऑप्शंस नहीं दिए। तो यूजुअली इसमें क्वेश्चंस इजी होते हैं क्योंकि आपको कोई चॉइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है पेंडुलम से। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, बॉब है, ये 2 मीटर है, और फिर वुडन बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, ये 50 ग्राम है। ये बुलेट ऑफ मास 75, ये बुलेट है, 75 ग्राम का बुलेट है। इज फायर टुवर्ड्स द स्टेशनरी बॉब ऑफ द स्पीड ऑफ v से जा रहा है। द बुलेट इमर्जेज आउट ऑफ द बॉब, ये यहाँ पर है, इसमें मोशन आ गया और बुलेट इधर से निकल गया, स्पीड है इसका v/3। एंड द बॉब जस्ट कंप्लीट्स द, इसको भी मिल गया स्पीड, क्या स्पीड मिला? v प्राइम बोला। और एक इतना स्पीड इसे मिला है कि द बुलेट इमर्जेज आउट ऑफ द बॉब विथ स्पीड v/3 एंड द बॉब जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल। ये जो है सो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करता है। इस जो सर्किल है मोशन, इसको कंप्लीट करता है। v का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे इसका क्या स्पीड होना चाहिए? v
कि जस्ट सर्किल कंप्लीट करे, हमें पता है वो 5gl होता है, स्क्वायर रूट ओवर 5gl होता है। g का वैल्यू 10 है, 5 10, l का वैल्यू 2 है, कितना हो गया ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन जब इसमें बुलेट हिट किया, बुलेट बाहर निकल गया, उसके बाद बॉब का स्पीड क्या होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो है सो हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं मोमेंटम का, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। एनर्जी क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर से घुस के निकल गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनइलास्टिक कोलिजन होगा, तो एनर्जी कंजर्व रहे ये गारंटी नहीं है। लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। जो फोर्स लग रहा है वो कुछ किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे लग रहा है, और ये सारा काम जो है सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो शुरू में कितना मोमेंटम था, मोमेंटम शुरू में और बाद में, शुरू में मोमेंटम है कि बुलेट का 75 ग्राम स्पीड है v, बाद में और इसका ये 50 ग्राम का स्पीड है 0, बाद में 75 ग्राम का स्पीड क्या है v/3 उसने बोला, और 50 ग्राम का स्पीड क्या है 10, हमने निकाल लिया 10 होना चाहिए सर्किल कंप्लीट करने के लिए। v का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये हुआ 75v इक्वल टू 75 v/3 प्लस 500, ये दोनों इधर ले आए 75 v टाइम्स 2/3, ये 500, v आ गया 3 टाइम्स 500 बाय 150, ये चला गया 3 × 5 15, 5 दिन 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, हिट किया उसका 1/3 तो 3.33 मीटर पर सेकेंड से बुलेट बाहर जा रहा है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से अब चलने लगा है। अब बोलोगे एक्सचेंज हो गया वेलोसिटी, क्या नहीं, यहाँ पर दोनों का मास डिफरेंट है, इसका मास कम है इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम है। आप चाहो तो निकाल कर देख सकते हो इसमें एनर्जी लॉस हुआ होगा। एनीवे आंसर आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यहाँ पर आंसर लिखिए, हाँ लिखिए, यहाँ लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर जस्ट हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि एनर्जी लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनर्जी लॉस ये जो है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ, मास कितना था 75, और स्पीड कितना था अभी भी निकाले 10 v। या फिर ऐसा करते हैं, ये बुलेट है v², ये बुलेट, और ये जो है बॉल है, बॉल, और ये बुलेट है। फाइनल एनर्जी किससे है, दोनों मूव कर रहा है, बुलेट है 75 v/3 से चल रहा है, और दूसरा जो है ये हो गया बुलेट, और दूसरा जो है 50 ग्राम वाला किस स्पीड से चल रहा है 10 से चल रहा है। ये क्या है बुलेट बॉब है। अब वैल्यू देख लीजिए, यदि पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो लॉस हुआ है इनिशियल माइनस फाइनल, और 0 आता है तो लॉस नहीं हुआ है, और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आ नहीं सकता, नेगेटिव आता है तो एनर्जी जनरेट हो रहा है, लॉस नेगेटिव है मतलब एनर्जी जनरेट हुआ है, ऐसा हो जाता है तो मजा आ जाता है, खाली एनर्जी जनरेट होता है। तो ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये कितना हुआ, और इसका यूनिट देख लीजिए यहाँ ग्राम, ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें किलोग्राम ना होकर ग्राम है, सो ये जूल में नहीं आएगा, ये आएगा ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कहीं पर मल्टीप्लाई कर देने का पड़ेगा 10⁻³ से, यानी कि अभी इस यूनिट में रखते हैं। ये कितना हो गया हाफ 75 भी, वो तो हमने निकाला 10 किस स्पीड से चल रहा था 10, यहाँ पर हाफ बाहर कर लिया 75, ये 10 है 10/3 तो 100/9,
50 टाइम्स 100, हर जगह 100 है, बाहर कर लिए, और 2 भी है नीचे, ये 100 2 यहाँ से 100 2 बाहर कर लिए, यहाँ क्या बच गया 75 माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 75/9 और यहाँ बचा 50, ये हो गया 50, ये हो गया 75 माइनस 50 25 माइनस 75/9, सो ये 25 और ये 3, देखिए पॉजिटिव आ गया, 25 टाइम्स 2/3, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो लॉस हुआ है, लॉस इज रियल, लॉस इज रियल। तो चूंकि एनर्जी लॉस हुआ है इसलिए मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता। जब भी कोलिजन का प्रॉब्लम हो तो बहुत केयरफुल रहिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाने के लिए। जब तक स्पेस श्योर नहीं है कि एक इलास्टिक कोलिजन है तब तक आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बॉल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे with a horizontal surface. It reaches a maximum height यहाँ पर 120, और जमीन पर गिरने के बाद में it loses half of its kinetic energy। यहाँ पर जो kinetic energy था वो कंजर्व है यहाँ तक, लेकिन कोलिजन के बाद में उसने एनर्जी लूज कर दिया, और लूज करने के बाद में कितना लूज किया, हाफ, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए अभी यहाँ क्या है, कुछ भी है, यहाँ पर कुछ v2 मान लेते हैं, ये v1 मान लेते हैं, और एक ही एंगल से जा रहा है 30 डिग्री से, यहाँ पर भी 30 डिग्री से जा रहा है, θ2 = 30 डिग्री से, ये 45 से जा रहा था। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस, ये हाइट जो है बताना है h2। तो क्वेश्चन क्या है, इसको स्पीड यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट किया गया किसी स्पीड से, ये मैक्सिमम हाइट जो है 120 मीटर अटेंड किया, और फाइनली से जमीन पर गिरना था तो जमीन पर गिरा, बाउंस किया, इसका स्पीड कुछ और हो गया, और ये 30 डिग्री एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ में और चला गया। फिर अब यहाँ पर कितना हाइट अटेंड किया वो बताना है। एक और इंफॉर्मेशन है कि एनर्जी जो लॉस है कोलिजन में, जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, हाफ, आधा एनर्जी लॉस हुआ, जो इनिशियल जो एनर्जी है उसका हाफ, इनिशियल एनर्जी कितना है इसका, हाफ mv1², उसका आधा लॉस हो गया। ठीक है, तो पहला केस में ये करते हैं कि यहाँ पर हम इसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं क्योंकि हाइट दिया हुआ है। ये फर्स्ट कोलिजन जो है सो इधर देख लें, ये फर्स्ट प्रोजेक्शन, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकते हैं, 2 तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इधर जो छोटा वाला सेकेंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है हाइट कितना होता है, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट होता है स्पीड स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ये होता है स्पीड स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, और ये हाइट दिया हुआ है 120 मीटर, v1 कितना है हमें पता करना है, साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 1/√2 हुआ, उसका स्क्वायर कर दिया गया और 2g, तो कितना आया यहाँ पर v1², ये आया 120 टाइम्स 2g बाई, ये भी 2 नीचे है तो इधर आ गया 2, राइट, ये नीचे 2 हो गया हाफ, तो 2 2 4 इतना हो गया। ठीक है, 480g ये हाइट है, ये स्पीड इसका स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी, अब कितना एनर्जी है, एनर्जी जो है सो इस पॉइंट पर केवल काइनेटिक एनर्जी है, वो है हाफ mv2², और ये जो है सो हाफ mv1², जो यहाँ पर एनर्जी था उसका हाफ है, इसको बोले ए पॉइंट, इसको बोले बी पॉइंट, तो एनर्जी जो बी पर है वो एनर्जी ए का आधा है, और यहाँ पर एनर्जी सब एक प्लेन में है तो केवल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि v2² जो है कितना हो गया, v1² का आधा, तो v2² कितना हो गया, v1² है 480g बाय 2, सो 240g,
ये v2 स्क्वायर है। अब ये हाइट कितना होगा, हाइट का जो फार्मूला तुम्हें पता है वही स्पीड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये स्पीड स्क्वायर है कितना है 240, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2g। ये 120 में चला गया, 120 टाइम्स साइन 30 हाफ प्लस स्क्वायर 1/4, सो 30 मीटर। तो 30 मीटर आपका आंसर हो गया। ये 120 मीटर था, यहाँ पर जस्ट 30 मीटर। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, एनर्जी तो हाफ ही लॉस हुआ ना। तो 120 मीटर हुआ तो यहाँ पर 60 मीटर होना चाहिए था। यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी है। यहाँ पर जब आया तो भी उसका स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ था, और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल स्पीड में कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड है। यहाँ पर जो स्पीड है वो v1 cos 45 डिग्री है, और यहाँ पर जो है सो v2 cos 30 डिग्री है। ये ज़्यादा है, v2 cos 30 ज़्यादा है cos 45 से। तो इसके वजह से इसका 120 से 60 नहीं हो जाएगा। यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको निकाला और 30 मीटर आया। एक बार समराइज कर देते हैं मैंने क्या किया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किसी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री पर, ये 120 मीटर का हाइट जो है अटेंड किया, मैक्सिमम हाइट, और ज़मीन पर गिरा। बाउंस करने के बाद में ये कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो बताना है, जबकि ये इसका डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएं मैक्सिमम हाइट का, जो होता है v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। थीटा पता है, g पता है, v1 नहीं पता है, यहाँ से v1 पता है, v1 स्क्वायर जो है वो पता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो एनर्जी है वो हाफ हो गया है। तो यहाँ जो एनर्जी था हाफ mv1 स्क्वायर, उसका आधा हो गया यहाँ की एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर। इससे यहाँ v2 हमें पता चल गया, v2 स्क्वायर पता चल गया। तो v2 पता चल गया तो हाइट निकालना आसान है, हाइट निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags of 1 kg mass each, so that its total mass is 480 kg. So 480 kg है mass of passengers plus mass of sandbags. कितना sandbag है, कुछ तो sandbag है। Its effective volume giving the balloon its buoyancy is v. v जो है आप कर सकते हो इसका वॉल्यूम है जो इसको प्रोवाइड करता है buoyancy force अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है। द बलून इज फ्लोटिंग एट एन इक्विलिब्रियम हाइट ऑफ 100 मीटर। ये मान लीजिए हमारा किसी तरह से बलून है, ठीक है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इसका ये जो वेट वॉल्यूम है वो 0 है कंपेयर टू बलून, और ये बलून का वॉल्यूम भी है कि ये हाइट जो है सो 100 मीटर पर है, 100 मीटर पर। व्हेन n नंबर ऑफ सैंडबैग्स आर थ्रोन, यहाँ पर सब कुछ है। टोटल मास कितना है 480 kg मास है। अब क्या किया इससे, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ लोग बैठे हुए और यहीं पर मास है वो 1 kg का, उसको कुछ को फेंक दिया, इधर कुछ को फेंक दिया। तो अब इसका मास कितना हुआ 480 था टोटल, उसमें से मान लीजिए n उसने फेंक दिया, n नंबर ऑफ सैंडबैग फेंक दिया, तो n kg कम कर दिया। एक सैंडबैग का मास है 1 kg, n को फेंका तो n kg कम हो गया। अब इसका मास जो है सो कुछ और है, चेंज कर हो गया 480 माइनस n kg। द बलून राइजेस टू ए न्यू इक्विलिब्रियम हाइट क्लोज टू 150 मीटर। अब इसका हाइट जो है सो 150 मीटर है। 150 मीटर में था, थोड़ा हल्का कर दिया, ऊपर जाएगा ही, 150 मीटर पर गया। और भी इसका रिमेनिंग अनचेंज्ड, यहाँ से फेंक रहा, भी चेंज नहीं हो रहा है। इफ द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर h, if the variation of density of air with height h from the ground is given by like this, where rho 0 is equal to 1.25 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, h 0 is equal to 6000 मीटर, वैल्यू ऑफ n बताना है। ये जो हवा का जो डेंसिटी है वो तो पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो घटता जाता है, और डेंसिटी का जो फार्मूला उसने लिया एक्सपोनेंशियल लिया। h नॉट का फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियली घटता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसका डेंसिटी, ठीक है। और बताना है कि n का वैल्यू क्या है। यहां पर देखो दो तो केसेस हमारे पास फिर हैं, ये है ये केस ए वाला,
और एक है केस ये वाला 150 मीटर वाला और 150 मीटर वाला। दोनों केसेस में क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रुका हुआ है। तो नेट फोर्स इस पर जो है सो 0 है। यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है जो बायंसी की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो इसके वेट के बराबर है। बायंसी जो है सो इसका वेट के बैलेंस कर रहा है। यहां भी वही होगा। यहां पर वेट कितना है 480 माइनस n, इतना मास है जी। और बायंसी फोर्स कितना है, भी तो चेंज नहीं हुआ, भी रो जी यही होता है ना। जो बायंसी फोर्स होता है जो वॉल्यूम मीडियम को डिस्प्लेस करता है, यहाँ पर एयर को डिस्प्लेस करता है, टाइम्स उसका मीडियम का डेंसिटी। और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कितना है 150, डेंसिटी एट हाइट 150। ये जो डेंसिटी है वो फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो है इसको हम ठीक तरीके से लिखते हैं, ये वॉल्यूम हुआ। रो का जो है सो h इक्वल टू 150 पर जो वैल्यू है वो बताना है। ये रो जो है फिक्स्ड नहीं है, ये जो इसको फिक्स्ड मानते हैं, और टाइम्स जी। तो यहाँ से जी तो चला गया, एक इक्वेशन आ गया जो भी है, एक हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। और इधर बिल्कुल वही करेंगे, वॉल्यूम भी रो आपकी h जो है सो 100 मीटर पर जो है टाइम्स जी इज इक्वल टू वेट है यहाँ पर 480 जी। ये इक्वेशन नंबर, ये जी तो चला गया ऐसे है, इक्वेशन नंबर 1 है। ये दोनों इक्वेशन से हमें n का वैल्यू पता करना है। डिवाइड कर देते हैं, अपने आप पता हो जाएगा। 2 में से 1 को डिवाइड करते हैं, इधर कितना आ गया 480 माइनस n डिवाइडेड बाय 480। यह राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में भी तो चला गया, एक बार लिख ही देते हैं, h इक्वल टू 150 टाइम्स जी, भी रो h इक्वल टू 100 टाइम्स जी। ये चला गया, ये चला गया, यहाँ पर आया 1 माइनस n बाई 480। और इधर आया रो h इक्वल टू 150 पर क्या है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट h इक्वल टू 100 पर क्या है डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों का रेशियो मुझे बताना है। डेंसिटी हवा का 2 डिफरेंट वैल्यू पर बताना है। तो वो भी तो बताना आसान है ना, क्योंकि उसके लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन है, कहीं पे लिखते हैं नजदीक में इधर, रो h इज इक्वल टू रो 0 एक्सपोनेंशियल माइनस h बाय h नॉट, यही है एक्सप्रेशन। तो लिखते हैं यहाँ पर रो 0 ये फिक्स दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल माइनस h यहाँ कितना 150 है बाय h नॉट, नीचे में रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस हाइट यहाँ पर 100 है बाय h नॉट। ये चला गया, यूज भी करने की जरूरत नहीं है, उसने वैल्यू दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है पावर माइनस हो जाएगा, तो 100 बाय h नॉट माइनस 150 बाय h नॉट, ये कितना हो गया 100 बाय h नॉट का वैल्यू कितना दिया है, शायद 6000 है, 6000 150 बाय 6000, ये कितना हो गया 1 बाय 60 माइनस 1 बाय 40 इक्वल टू माइनस 20 बाय 24, ये माइनस 1 बाय 120। ये बहुत छोटा नंबर है राइट, बहुत स्मॉल है। इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल जो है इसका एक्सपेंशन कैसे जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे जाता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है माइनस 1 बाय 20 प्लस माइनस 1 बाय 20 स्क्वायर टू फैक्टोरियल। ये देखिए बहुत छोटा है, 0 हो गया, इसको हम 0 मान सकते हैं राइट, क्योंकि बहुत छोटा है। यहाँ तक हम रखेंगे, अप्रोक्सीमेट करके यहीं तक रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो 1 माइनस 1 बाय 20 और इधर कितना था 1 माइनस n बाय 480, 1 1 चला गया, माइनस माइनस भी चला गया,
तो n/480 जो है वो आ गया 1/120, n जो है सो 4 हो गया, ये आपका आंसर n = 4। 4 तो स्टैंड बैग उसने हटाया। एक बार फिर समराइज कर देते हैं क्या हमने किया। शुरू में ये 100 मीटर पर है इक्विलिब्रियम में और बाद में 150 मीटर इक्विलिब्रियम में। बाद में शुरू में क्या फर्क है, यही कि बाद में कुछ बोरे की बालू की बोरे की बोरियां फेंक दिया गया है और ये जो डेंसिटी है हवा का वो एक्सपोनेंशियली घटता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, मतलब बायनेंसी फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो इसका वेट जो नीचे लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर बायनेंसी फोर्स कितना होता है, v rho g, और रो ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी h = 100 मीटर पर, ये 480 g हुआ, और इधर वही v रो h = 150, इसका वेट हो गया 480 - n g। ये दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दिए तो 480 - n/480 आया एक तरफ, और एक तरफ आया ये v रो, ये सभी चीजें। तो हमें जस्ट राइट हैंड साइड में मिला डेंसिटी का रेशियो एट h = 150 और h = 100 पर, और इसका एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है कि कैसे डेंसिटी चेंज करता है विद हाइट। तो उसका वैल्यू लिख दिए, रो नॉट एक्सपोनेंशियल -h के जगह पर बैठा दिया 150 और h नॉट की जगह h नॉट। सेम चीज़ यहाँ की है, और h नॉट का वैल्यू भी 6000 दिया है, उसको मैंने बैठा दिया तो ये आ गया -120। इसको जो है से एक्सपेंशन किए एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि इसे या तो कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कीजिए या एक्स एक्सपेंशन करके अप्रोक्सीमेट कीजिए। एक्स जब बहुत छोटा रहता है तो ये सारे जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं, सब कह सकते हैं 0 है, यहीं तक चल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स = 1 + x यहाँ तक, और ये जो x की जगह पर -120 है तो यहाँ पर ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसको सिंप्लीफाई किए n = 4 आया। नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल इंटेंसिटीज I0 हैव फेज एंगल्स 0, π/3, 2π/3, π। 4 वेव्स हैं जिसका फेजेस दिया हुआ है। व्हेन दे आर सुपरपोज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज n/I0। n का वैल्यू बताना है। देखिए हमारे पास जो है सो 4 है, एम्पलीट्यूड सबका सेम है, क्योंकि यहाँ पर हम कहीं लिख देते हैं I0 जो है वो होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर में भी सम कांस्टेंट के साथ में, और साइन ω t - kx राइट साइड में जा रहा है, प्लस फेज यहाँ पर जो एंगल है, एक में 0 है, एक में π/3 है, एक में 2π/3 है, और एक में π है। ये 4 हमारे पास वेव्स हैं जिसको सुपरपोज करना है, सुपरपोज करना है। सुपरपोज कहते हैं, इसका मतलब पिक्चर की बातें करते हैं, ठीक है। सबको ऐड करना है, ये y1, y2, y3, y4। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली y = y1 + y2 + y3 + y4। अब इसको ऐड करने के लिए हम देखते हैं कि y1 और y4 जो है ये दोनों को ध्यान दीजिए, ये 0 है, ये π है, ये क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा -a sin ω t - kx, और ये प्लस वाला है y1 + y4 जो है सो तो 0 हो गया। अब बचा ये दोनों, तो जस्ट अब हम क्या करते हैं, दोनों को सबको, ये दोनों तो 0 हो गया, बाकी दोनों को लिख लेते हैं, a sin ω t - kx + π/3, दूसरा भी है a sin ω t - kx + 2π/3। अब जस्ट हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ये इधर कॉमन कर लिए, sin c + sin d क्या होता है, sin c + sin d होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2, वही लिखने वाले हैं। 2 sin ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो ये सेम का सेम रहा ω t - kx, प्लस ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, a 120 a 60 180 को 2 से डिवाइड किए 90 आया, और cos माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस किए खत्म, π/3 में से 2π/3 माइनस किए, कितना हो गया ये π/3 60 120 को -60, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 60 cos -60 दोनों सेम है तो 60 हो गया,
60 और उसको 2 से डिवाइड करना है तो 30, ये 30 हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है कितना? cos 30 √3/2 और ये जो है सो है ये 2 चला गया √3a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस y/2 एम्पलीट्यूड मिल गया। अब हम इसका इंटेंसिटी क्या होगा? इसका इंटेंसिटी जो है I2 बोले या नेट जो भी बोले वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है √3a², 3a² और a² कहीं पर दिखाए थे शुरू में जो है I0 बोला था इंटेंसिटी 3I0 और कंपेयर करने के लिए बोला NI के साथ, NI0 के साथ में, NI0 के साथ में कंपेयर करके n बताना है। n कितना आया? 3। आंसर हो गया आपका 3। इसको आप ऐसे बना सकते थे कि यदि वेव्स को मुझे ऐड करना होता है, जैसे यहाँ पर 4 वेव्स हैं, इसको वेव को ऐड करना पड़ता है इस तरह से, तो केवल हम उसके फेजेस देखते हैं। कंडीशन है कि उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये कुछ हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को सेम रहना पड़ेगा। और फाई जो है वो भी वेरी कर सकता है। तो हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं। ये ए लिए हमारे पास जो सबका 4 का एम्पलीट्यूड है, हमारे पास सब सेम है, राइट? 4 एम्पलीट्यूड है, सेम है और ये एंगल है। तो इसे वेक्टर एडिशन मेथड्स यूज करते हैं। एक ए हुआ 0 डायरेक्शन में, 0 डिग्री में, दूसरा 60 डिग्री में हुआ, इसका भी ये है। तीसरा यहाँ से फिर 120 में है, 120 हो गया, मतलब 60 यहाँ से फिर, और तीसरा 180 में हो गया, ये फिर 60 है इधर। तो ये 4 जो है सो हमारे पास वेव्स हैं, 4 वेक्टर हो गए, A1, A2, A3, A4। अभी 4 को वेक्टर एडिशन कर दीजिए। ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों जो बचा इसका वेक्टर एडिशन आगे इस डायरेक्शन में आएगा, चाहे जैसे भी निकालना हो। आर का फॉर्मूला जो होता है 2 वेक्टर का एडिशन, ऐसे ए बी, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट आते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos, दोनों के बीच का एंगल थीटा। यहाँ पर बिल्कुल वही कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, यहाँ भी आ गया a², दोनों सेम है। अब cos, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, 2a² + 2a² और 60 हाफ हुआ, सब मिला के √3a²। तो ये जो एम्पलीट्यूड आया रिजल्टेंट का, चारों को ऐड करने के बाद में, ये चारों को जब हम ऐड करते हैं तो जो एम्पलीट्यूड आया चारों को, वो है हमारा यहाँ से मिल गया, एम्पलीट्यूड आ गया √3a। एंगल भी देख सकते हो 90 डिग्री पर है, वही 90 डिग्री यहाँ भी दिखा जाता है, ये देखिए 90 डिग्री। शुरू में जो फेज है, फर्स्ट वाला जो वेव है उससे 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है r² के बराबर होगा 3a², और a² को तो 1 I0 को लेते हैं, तो यहाँ से NI के साथ नोट के साथ में कंपेयर कीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है तो 3 आ गया, यहाँ पर जो कंपेयर कीजिए n तो 3 आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 spherical stars A and B emit black body radiation. Okay, black body radiation. The radius of the A is 4 times that of B. रेडियस जो है A का B से 4 टाइम्स ज़्यादा है, 400 टाइम्स ज़्यादा है। And A emits 10⁴ times the power emitted from B. U से डिनोट कर रहे हैं पावर जो एमिट कर रहे हैं, वो A जो एमिट कर रहा है पावर, वो B से 10⁴ टाइम्स ज़्यादा कर रहा है, ये पावर एमिटेड है। जो ब्लैक बॉडी है, स्टार्स ब्लैक बॉडी मान रहे हैं, वहाँ से जो पावर निकल रहा है पर सेकेंड, जो एनर्जी निकल रहा है वो है इस ए में बी से 10⁴ टाइम्स ज़्यादा निकल रहा है। द रेशियो λ/λb बताना है। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, किसका? ऑफ द वेवलेंथ λ and λb एट विच पीक्स अकर्स
इन रेस्पेक्टिव रेडिएशन की। अब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो याद कीजिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन जो है सो बर्थ दिया था क्वांटम मैकेनिक्स का। उसमें एक तरफ जो है सो ये वेवलेंथ है और एक तरफ जो है सो रेडियंस है। रेडियंस है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट को सम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्या होता है कि ऐसे आता है कुछ ऐसा। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जो पीक दिख रहा है ब्लैक बॉडी रेट जो है उसको लिया गया डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो ऐसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिला रेडियंस का। और पीक जो मिला वो यहाँ पर λ3 के हैं, इसको λ2 के हैं, इस टेम्परेचर पर λ1 के हैं। T1 पर λ1, T2 पर λ2, T3 पर λ3। ये पीक है। ये पीक और टेम्परेचर में रिलेशन मिला, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ये पीक जो है सो डेल्टा एम, जो भी नाम इसका है, डेल्टा टी, ये कांस्टेंट है। सो डेल्टा 1 T1 इक्वल टू डेल्टा 2 T2 इक्वल टू डेल्टा 3 T3, ये कांस्टेंट है। और इसे वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। वीएन ने जो है उसने इसको पता किया था। आपको बता दें वीएन जो है सो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जिसको वीएनए के नाम से जानते हैं। डॉच में, जर्मन में, वहाँ जर्मन बोली जाती है, उसको वीएन ही कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो इसको यूज करना है। और यही लैम्डा का जो वैल्यू बता रहा है, ए और बी के लिए जो टेम्परेचर है, ए और बी के लिए जिस टेम्परेचर पर वो लोग रेडिएट कर रहा है, इस तरह से उसके टेम्परेचर का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर लैम्डा ए बाय लैम्डा बी यहाँ से बताना है। तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है उसके टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल है 1/T के। तो लैम्डा ए जो है सो यहाँ पर TA हो जाएगा और लैम्डा बी यहाँ पर TB हो जाएगा। यही पूछा है उसने, बताना है। ओके, तो अब यहाँ पर जो ये पावर एमिटेड होता है उसको कैसे हम जानते हैं? उसको हम जानते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान रूल से। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है। उसने कहा कि किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है यहाँ पर, उसका पावर जो है वो होता है सिग्मा A T⁴। सिग्मा एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। ये एरिया है, और एरिया मतलब ये इसको स्फीयर माने तो 4πr², बस इतना ही, ठीक, नीचे कुछ नहीं। तो ये कांस्टेंट हो गया, राइट, ये कांस्टेंट हो गया r² और T⁴ का एरिया। और यहाँ पर जो दिया है इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। UA/UB ये 10⁴ क्वेश्चन में दिया है। UA जो प्रोपोर्शनल है किसके, r² T4, A का स्क्वायर और A का ही टेम्परेचर का पावर 4, B के लिए टेम्परेचर का पावर 4 A। रेडियस का स्क्वायर कितना है, रेडियस का रेशियो है 400, RA/RB 400 है, तो 400 स्क्वायर हो गया। TA/TB कितना है हमें नहीं पता, TA/TB हमें पता करना है एक्चुअली, क्योंकि पता यदि ये हो जाएगा तो हमें लैम्डा A बाय लैम्डा B पता चलेगा। ये 10⁴ हो गया। तो यहाँ से हमें TA/TB पता चल गया, कितना स्क्वायर ले लेंगे, तो इस स्क्वायर ले लिए, इधर हो गया 100, ठीक है 100, और इधर हो गया 400, 1/4। तो TB/TA ये हो गया 4, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये 4 की जगह 2 लिख दिया मैंने, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया 100/4, एक बार स्क्वायर रूट लिए, तो ये TB/TA कितना हो गया स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि TB/TA ये कितना है स्क्वायर रूट ओवर 4, मतलब 2 हमें पता चल गया। अब जो चीज़ हमें पता करना है वो यहाँ है, ये देखिए लैम्डा बाय लैम्डा बी पता करना है, तो लैम्डा A बाय लैम्डा B ये होता है TB/TA/TB, जिसका वैल्यू यहाँ पर है 2, तो ये वैल्यू आया 2, रेशियो आया 2, ये आपका आंसर।
तो देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूज हुआ है, जहाँ पर वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज हुआ है। यहाँ पर जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है कि जो पावर एमिट होता है वो उसके एरिया पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर का फोर्स पावर पर डिपेंड करता है, वो यूज हुआ। तो ये दोनों को यूज करके इस सवाल को बनाया गया। एक बार समराइज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है, जो स्टार से ए बी, उसका टेम्परेचर अलग अलग है और ए से जो रेडियस जो है ए का 400 टाइम ज़्यादा है बी से, और जो पावर एमिट हो रहा है ए से वो बी के से 10⁻4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। हमें बताना है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो पीक जहाँ पर मिलता है, ये जो पीक मिलता है वो ए और बी के जो पीक, मान लीजिए ए का पीक मिलता है डेल्टा लैम्डा ए पर और बी का पीक मिलता है लैम्डा बी पर, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी क्या हो जाएगा। ये वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है जिसमें कहता है कि ये लैम्डा जो है उसके टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। तो यहाँ पर लैम्डा लिखे हैं तो टेम्परेचर यहाँ आएगा, लैम्डा बी यहाँ लिखे हैं तो टेम्परेचर यहाँ आएगा। इसको बताने का मतलब टीबी बाय टी हमें बताना है। और अब हम यूज करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वो कहता है कि जो पावर है जो यहाँ पर दिया है रेशियो पावर का, ये पावर का रेशियो जो दिया है यहाँ पर, वो होता है डिपेंड करता है उस एरिया पर, सरफेस एरिया पर और टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर। तो यहाँ से हम पावर यूए बाई यूबी का वैल्यू निकालते हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ये कॉन्स्टेंट को भूल जाते हैं, आर का स्क्वायर और टेम्परेचर का फोर्थ पावर उसका रेशियो लिए, और यहाँ से हम टीबी बाई टी ए निकाल लिए और जो हमें फाइनली निकालना है यहाँ पर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, टीबी बाई टी ए को सब्स्टिट्यूट किया, 2 आया, ये आंसर हो गया। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। फॉर ए रेडियोएक्टिव मटेरियल its activity A and rate of change of its activity R are defined as ऐसे। ये एक्टिविटी है -dN/dt और ये एक्टिविटी का चेंज होने का रेट है -dA/dt। NT जो है सो नंबर ऑफ पार्ट न्यूक्लियाई या टाइम T दिया हुआ है। 2 रेडियो एक्टिव सोर्सेस हैं P और Q। P का मीन लाइफ टाइम टाउ है और से Q का 2 टाउ है। ये लाइफ टाइम जो है वो क्या होता है, उसका जो डीके कांस्टेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जस्ट 1/λ होता है। ये लाइफ टाइम जो है सो 1/λ होता है। तो P के लिए हम बात करें तो P के लिए लैम्डा कितना हो गया 1/τ, और Q के लिए यदि हम लैम्डा की बात करें तो ये हो गया 1/2τ। तो ये लैम्डा P और ये लैम्डा Q है, दोनों का अलग अलग है। एनीवे आगे क्या कहता है वो देखते हैं कि दे हैव सेम एक्टिविटी एट t=0। एक्टिविटी जो है दोनों का सेम है, P का एक्टिविटी और Q का एक्टिविटी, ये दोनों सेम है 0 टाइम पर। 0 को वहाँ पे टाइम से डिनोट कर रहे हैं, 0 टाइम, तो दोनों का सेम है। देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी एट t=2π। ये R का बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी R वो t=2τ पर RP और RQ है, इसका रेशियो क्या होगा यही बताना है। यहाँ से कुछ वैल्यू बताना है, रेशियो जो पूरा n/e होगा तो n का वैल्यू बताना है। हमें रेशियो पता करना है, RP और RQ का रेशियो पता करना है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो प्रोपोर्शनल होता है n के, मतलब इक्वल टू करें तो कोई कांस्टेंट आता है, इसको डीके कांस्टेंट कहते हैं जो रिलेटेड है लाइफ टाइम से। और यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखते हैं dN/dt जो उसने कहा कि एक्टिविटी होता है, इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड में तो हमें वो इक्वेशन आ जाता है n = n0 e⁻t/τ या 1/τ जो है उसको हम लैम्डा कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। n0 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t=0, और ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t=t। एक्टिविटी निकालें तो -dN/dt क्या आ जाएगा, ये -n0, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो t/τ, और यहाँ पर आया -1/τ, तो माइनस माइनस प्लस n0/τ एक्सपोनेंशियल -t/τ। ये जो है इनिशियल एक्टिविटी है, ये इनिशियल एक्टिविटी होगी t/τ। जब t=0 है तो एक्टिविटी यही वाला वैल्यू आएगा ना, ये अंदर तो 1 हो जाएगा और ये टोटल जो है सो A0 हो जाएगा। इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करें R निकालने के लिए,
आर जो है सो माइनस डी ए बाई डी टी है, ये डिफाइन किया है, ये भी डिफाइन किया है और ये भी डिफाइन किया उसने क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है सो माइनस ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाउ टाइम्स माइनस 1 बाई टाउ, ए जीरो बाई टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाउ प्लस हो गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ रहा है आर का। अब पी का वैल्यू क्या है और क्यू का वैल्यू क्या है, उसका रेशियो उसने पूछा है। पी का वैल्यू ए जीरो पी पर जीरो, एक्टिविटी एट जीरो टाइम, और पी एक्टिविटी और क्या है, टाउ है ना, टाउ। इसका जो लाइफ टाइम है वो टाउ है, पी का लिखते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय टाउ पी का। क्यू के लिए बात करते हैं तो ए जीरो ऑफ क्यू जीरो लिखते हैं बाय टाउ ऑफ क्यू, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय टाउ ऑफ क्यू वैल्यू रखते हैं। देखिए ए पी जीरो और ए क्यू जीरो क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो दोनों सेम है, कहीं पर हमने लिखा था एट एक्टिविटी एट टी स्क्वायर जीरो आर सेम, पी एंड क्यू हैव द सेम एक्टिविटी एट टी स्क्वायर जीरो, ए का वैल्यू टी स्क्वायर जीरो का सेम है, तो इसका मतलब है ए पी क्यू और ए की क्यू कट गया और क्या बच गया, यहाँ पर ये ऊपर चला गया टाउ क्यू टाउ पी और यहाँ पर आ गया हमारा टी बाय टाउ पी टी बाय टाउ क्यू। अब टाउ पी जो है लाइफ टाइम, ये टाउ पी क्या है, लाइफ टाइम वो दिया हुआ है। पी का जो है सो टाउ है और क्यू का जो है सो 2 टाउ है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी का टाउ है और क्यू का 2 टाउ है, टी बाय पी का कितना है, टाउ है, क्यू का 2 टाउ है। और किस टाइम पर मुझे इस ये वैल्यू पर पूछ रहा है, ये वैल्यू जो आर पी पर आर क्यू जो है वो तो टाइम का फंक्शन है, किस टाइम पर पूछ रहा है, इस टाइम पर पूछ रहा है, आर स्क्वायर टू 2 टाउ पर पूछ रहा है, टी स्क्वायर टू 2 टाउ पर पूछ रहा है। तो ये 2 हो गया पहले कट के, और यहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं माइनस टी की जगह पर 2 टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस टी की जगह पर 2 टाउ, और ये 2 टाउ ऑलरेडी है, ये एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा, 2 ये एक्सपोनेंशियल माइनस 2 है और एक्सपोनेंशियल माइनस 1 है, कितना आया 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 1, मतलब 2 बाय एक्सपोनेंशियल। ये आर पी और आर क्यू, आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, 2 बाय ई आया, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये है एन बाय ई, आर पी जो है सो एन बाय ई है, ये जो है सो एन बाय ई है। ये दोनों को कंपेयर कीजिए, ये चला गया, एन का वैल्यू कितना आया, 2 आया, यही आपका आंसर हो गया, एन इज इक्वल टू 2। ये आपका था पेपर 1 जे एडवांस का सैंपल पेपर 1। थैंक यू।